हाँ जी, कहाँ पे थे बताओ? सर आज टेस्ट नहीं होगा? आज टेस्ट होगा? आज शायद टेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि रविकांत टेस्ट होगा क्या आज? क्योंकि शायद उसको रविकांत को चोट लग गई थी तो बन नहीं पाया टेस्ट। रविकांत टेस्ट होगा क्या? नो सर। हम्म। टेस्ट नहीं होगा आज, मे बी कल हो या हो सकता है कल ना हो। इस वीक टेस्ट ना हो, ऑफलाइन नेक्स्ट वीक से शायद आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी और उस समय शायद टेस्ट हो, ऐसा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे ये बताओ मैं कहाँ पे था, ये जरा बताओ जल्दी से। सर एयर पॉल्यूशन स्टार्ट कराया था। एयर पॉल्यूशन स्टार्ट कराया था, उसमें क्या करा दिया था? एयर पॉल्यूशन में कुछ हुआ था? सर इसमें दो कॉजेज में नेचुरल कॉजेज लिखवाए थे। एक तो डिकम्पोजिशन ऑफ अच्छा, प्लांट्स लिखवाया था, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है। अब इसमें मानव जनित स्रोत लिखिए। अगला इसमें हेडिंग डालिए मानव जनित स्रोत, मैन कॉज्ड सोर्सेज। ठीक है। देखो जो मैन कॉज सोर्सेज हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण में। ये एक ऐसा भूमिका है मानव की जो कि पर्यावरण का विनाश करती है, एक डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले तो इसमें यही है कि धुआं, धूल और धुएं के कण, पार्टिकल्स, जिन्हें धूम कहते हैं हम लोग, वो बाहर निकलते हैं वायुमंडल में, फैलकर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियां लोगों में, जैसे कि अस्थमा, जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत है, या फिर कुछ धूल के या धुएं के कण जैसे पार्टिकुलेट मैटर के रूप में जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, वो रक्त विकार भी उत्पन्न करते हैं। सांस के द्वारा वो ब्लड में एंटर कर जाते हैं और फिर उसके बाद रक्त विकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो आप इसमें लिखना मानव जनित स्रोत। मानव जनित स्रोत में लिखना मानव जनित स्रोत पर्यावरणीय प्रदूषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैन मेड कॉज played the most important role in environment pollution। जैसे हाइड्रोकार्बन एवं लकड़ी जलाने से विभिन्न गैसें, धुआं इत्यादि उत्पन्न होते हैं। विभिन्न गैसें तथा धुआं आदि उत्पन्न होते हैं एज by the burning of wood by the burning of wood and other hydrocarbons by burning of wood and other hydrocarbons various various harmful gases और बल्कि एंड लिखिए, एंड स्मोग जनरेट्स। यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, this increases the level of कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हिंदी अंग्रेजी में सब नाम लिखेंगे अब। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन,
ओजोन एटसेट्रा, ओजोन इत्यादि का स्तर बढ़ा देते हैं, इत्यादि का स्तर बढ़ा देते हैं। हाइड्रोकार्बनों के जलने से, हाइड्रोकार्बन्स के जलने से धुएं के कण भी निस्सृत होते हैं, धुएं के कण भी निस्सृत होते हैं। As the hydrocarbons, as the hydrocarbons burn, the particles of smoke generates. इस प्रकार वायु प्रदूषण न केवल वायुमंडलीय तापन को बढ़ाता है, वायुमंडलीय तापन को बढ़ाता है, बल्कि वायुमंडलीय तापन को बढ़ाता है, बल्कि विभिन्न बीमारियों का भी कारक है, विभिन्न बीमारियों का भी कारक है। सो एयर पॉल्यूशन not only increases the global warming, but a cause of various disease, अगले पॉइंट से लिखना। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा सल्फर के हानिकारक यौगिकों को उत्पन्न करते हैं, The burning of fossil fuel increases the level of carbon monoxide, carbon dioxide, nitric oxide, and various compounds of sulfur। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर के कंपाउंड्स हैं जो कि जनरेट होते हैं। बाद में ये सल्फर के कंपाउंड और नाइट्रिक ऑक्साइड वाटर वेपर से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो कि बारिश के रूप में फिर जब बारिश होती है उसमें फिर नीचे आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब बहुत दिन बाद बारिश हो या बरसात की जो पहली बारिश होती है बरसात के मौसम में, वो बहुत हानिकारक होती है क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है। बाद में ये पानी में मिलने वाला जो अम्ल है
ये बहकर तालाबों वगैरह में मिलता है या नदियों में मिलता है और उस पानी को भी दूषित कर देता है। तो एक पूरी चेन या पूरी इकोलॉजी प्रभावित होती है उस चीज से। तो आप लिखेंगे, अगले पॉइंट से लिखना, सल्फर के ऑक्साइड्स तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल वाष्प से क्रिया करके, जल वाष्प से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में लिखना, द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर मिक्स विद वाटर वेपर या रिएक्ट विद वाटर वेपर एंड फॉर्म, react with water vapor and form nitric acid and sulfuric acid, nitric acid and sulfuric acid। ठीक है, यहां तक बताओ, किसी की कोई बात ऐसी हो जो समझ में ना ही हो तो बताओ। हाँ अंशिका जी बताइए। सर इसमें एनिमल कॉजेज भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले था, टर्माइट्स की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। हाँ, क्योंकि वो मीथेन उत्पन्न करते हैं, अभी हाँ आएगा वो आगे। ठीक है सर। हाँ, टर्माइट्स जो हैं या जो भी वियोजन है, डिवोल्यूशन है, वो करेंगे। जैसे लकड़ी का डिवोल्यूशन करते हैं, तो लकड़ी कार्बन का एक रूप है, तो जब उसका भी डिवोल्यूशन होता है तब फिर मीथेन उत्पन्न होती है। ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये सब कॉजेज हैं मीथेन उत्पन्न करने के, तो जिससे कंसंट्रेशन मीथेन का बढ़ता है। और मीथेन एक ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस है, ये हमें पता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है मीथेन। इवन खेती भी, कृषि भी, जो वाटर लॉग्ड एरिया है, मैं लिखवाऊंगा अभी आपको ये, जो वाटर लॉग्ड एरिया होते हैं वहां मीथेन का उत्पादन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर जो वुड है या किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं वो सड़ते गलते हैं, उनके डिवोल्यूशन से मीथेन उत्पन्न होती है। तो मीथेन इस तरीके से उत्पन्न होती है, एक चीज। दूसरी चीज इसमें ये है, धान के खेत मीथेन उत्पन्न करने का सबसे बड़ा कॉज है। धान के खेतों से मीथेन सर्वाधिक रूप से उत्पन्न होती है। ये भी माना गया कि इसलिए कुछ लोगों की जो फूड हैबिट्स हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसलिए धान को एक अच्छी फसल नहीं माना जा रहा है आजकल, बल्कि धान के बजाय मोटे अनाजों को एक अच्छी फसल माना जा रहा है, क्योंकि उनमें पानी और किसी भी प्रकार से जो एनवायरमेंट फ्रेंडली कह सकते हैं उनको हम लोग, लेकिन धान जो है वो न तो एनवायरमेंट फ्रेंडली मानी जाती है और न ही वो सकारात्मक मानी जाती है वाटर सिक्योरिटी के लेवल पर। ये माना गया कि 1 किलो चावल उत्पन्न करने में 1000 गैलन पानी खर्च होता है, और वो भी फ्रेश वाटर। तो अगर इसी तरीके से फ्रेश वाटर इस्तेमाल करके और उसको रिचार्ज ना करके धान उगाया जाता रहा जैसा कि अब हो रहा है, तो वाटर ग्राउंड लेवल कहाँ जाएगा, ये सबको पता है, पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो आप इसमें लिखिए जरा कुछ चीजें और। ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयान, ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयान नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा विभिन्न नाइट्रोजनस यौगिक, तथा विभिन्न नाइट्रोजनस यौगिक
उत्पन्न करते हैं। द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग generate various compounds of nitrogen। ये नाइट्रोजन के कंपाउंड या ये नाइट्रोजन के यौगिक परा एसिटिल नाइट्रेट उत्पन्न करते हैं। परा एसिटिल नाइट्रेट उत्पन्न करते हैं, PAN। These nitrogenous compound generate PAN, para acetyl nitrate। यह ओजोन परत का क्षरण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। They also play an important role in degradation of ozone या in doing degradation of ozone। ठीक है, एक नोट करके लिखे यहां पर। देखो, कभी कभी बारिश होती है और बारिश में आपको आंखों में जलन हो जाती है, या फिर कोहरे में जब कोहरा पड़ता है, पहला कोहरा उस सीजन का, तो उस समय भी आपको आंखों में जलन महसूस होती है। ये पेन की वजह से है, पैरासिटिल नाइट्रेट की वजह से होती है। ये नाइट्रिक अम्ल होता है, इसमें नाइट्रिक अम्ल का हिस्सा भी होता है ये। तो लिखो जरा, इसमें लिखो पैरासिटिल नाइट्रेट वर्षा एवं अथवा कोहरे के दौरान। सोनिका जी, आपका वीडियो ऑन है। वर्षा अथवा कोहरे के दौरान वर्षा अथवा कोहरे के दौरान आंखों में जलन उत्पन्न करता है। सर दोबारा आंखों में दोबारा रिपीट करें, लिखो दोबारा। आंखों में जलन उत्पन्न करता है, ठीक है, दोबारा लिखो। पैराएसिटिल नाइट्रेट या पेन कोहरे अथवा वर्षा के दौरान आंखों में जलन उत्पन्न करता है। पैराएसिटिल नाइट्रेट या पेन increases the eye itching during the first smoke फॉग भी लिख सकते हैं। फॉग स्मोक और फॉग का स्मोक मिक्सचर होता है, इसलिए मैंने स्मोक लिखवाया। स्मोक और द फर्स्ट रेन ऑफ द सीजन। नेक्स्ट लिखना इसमें कंटिन्यूएशन में, धान के खेत तथा जुगाली करने वाले पशु भी मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। तो लिख लीजिए, द पैडी फील्ड्स and the kettles also generate methane। मीथेन, ठीक है।
नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में लिखना, एरोसोल केन जो भी ये आप जैसे डिओड्रेंट है या जो भी चीजें एरोसोल केन में भरी जाती हैं, तो वो सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसमें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कारण है उत्पन्न करने का एरोसोल केन और रेफ्रिजरेशन, चाहे फ्रिज है चाहे एसी है या जो कुछ छोटे रेफ्रिजरेशन के संयंत्र हैं। वो बड़े रेफ्रिजरेशन के संयंत्रों में अमोनिया इस्तेमाल होती है रेफ्रिजरेशन के लिए, लेकिन छोटे संयंत्रों में क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का प्रयोग किया जाता है। तो लिखो इसमें एरोसोल केन तथा रेफ्रिजरेशन प्रणाली में या रेफ्रिजरेशन प्रणाली से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होती है बाई एरोसोल केन एंड बाई रेफ्रिजरेशन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट, जो कि ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं, विच डेप्लेट द ओजोन लेयर। हाँ अदिति जी, अब पूछिए। जुगाली करने से कैसे होगा, एक बार ये बता दीजिए। देखो, जुगाली करने वाले जो पशु हैं वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं जुगाली करके। जब खाना अंदर डाइजेस्ट होता है तो ये खाना कार्बन, इसमें कार्बन होती है, जो जितना भी चारा है सब कार्बन से बनता है, कार्बनिक है। जब ये डाइजेस्ट होगा, पानी के साथ ये मिक्स होगा पेट के अंदर और डाइजेस्ट होगा, तब वहां पर मीथेन बनती है। तब जब वो जुगाली करते हैं तो मीथेन निकालते हैं, मीथेन बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट लिखना, आगे लिखना अगले पॉइंट में। देखो ये तो गैस और धुएं का रहा, गैस और धुएं। लेकिन जब हाइड्रोकार्बन या लकड़ी जले तब कणिकीय पदार्थ या पार्टिकुलेट मैटर भी उत्पन्न होते हैं। ये कई तरीके के होते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, जिन्हें हम लोग कहें। इनको ये भी पर्यावरण में या वायुमंडल में उसे प्रदूषित करने का काम करते हैं अलग अलग तरीकों से। तो कणिकीय पदार्थ किस तरीके से वायुमंडल में प्रदूषण फैलाते हैं, हम लोग अगले टॉपिक में इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो हेडिंग लिखिए, कणिकीय वायु प्रदूषक, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स। पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स, इनको पैप भी कहते हैं, PAP। हाँ अंशिका जी, अब बताइए। सर फिर हमारे पास कैटल फीड का कोई ऑल्टरनेटिव भी है? ना, बस एक ऑल्टरनेटिव है। जनरली कैटल्स को बड़े देशों में या विकसित देशों में बड़े लेवल पर कैटल रियरिंग होती है, और वो कैटल रियरिंग होती है मांस के लिए। तो मांस इसीलिए प्रकृति के ऊपर ज्यादा निर्भर हो, मांस खाना, ये माना गया कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो वेजिटेरियन से ज्यादा वायुमंडल का हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि जितने भी जीव हैं वो पॉल्यूशन कर रहे हैं। मान लीजिए कोई गोट है, वो ग्रोथ हुई उसकी, गोट की, अब उसने वायुमंडल में प्रदूषण उसे कर दिया, वायुमंडल में उसने प्रदूषण किया, उसके जन्म से लेके और जब तक वो है वो वायुमंडल में अपना योगदान कर रही है। बाद में लेकिन उसको क्या किया गया, उसको पाला इसलिए गया जिससे उसे खाया जा सके।
बाद में उसको खा लिया गया। इससे क्या होगा कि ज्यादा कैटल रियरिंग बढ़ेगी, उसको खाने के बाद जो उसने पॉल्यूशन किया था वो तो वायुमंडल में ही रह गया, वो तो एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाया। इसलिए कैटल रियरिंग एक इस समय बड़ा कॉज है एनवायरमेंट के लिए। एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग, एग्रीकल्चर में जैसे धान, और ऐसे ही एनिमल हस्बेंड्री में कैटल रियरिंग दूध के लिए नहीं, मांस के लिए, ये एक हानिकारक चीजें हैं। इसका कोई ऑप्शन है नहीं, बस यही है कि नॉन वेजिटेरियन जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल कम से कम लोग करें, वेजिटेरियन जो चीजें हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। एक और भी इसका तरीका है, दुनिया भर में ग्रेन्स की लगभग पूरे विश्व में 10,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं ग्रेन्स की, लेकिन पूरी दुनिया में 300 और 350 ग्रेन्स ही केवल खाए जाते हैं। 350 या 350 प्रकार के ग्रेन्स ही केवल खाए जाते हैं, बाकी नहीं खाए जाते। तो अगर बाकी ग्रेन्स को भी खाया जाए तो एक नेचर में ऑल्टरनेटिव बैलेंस बनेगा। जैसे अभी क्या है, केवल गेहूं है या चावल है, मोटे अनाज वगैरह बहुत कम है। तो अगर उनको भी इस्तेमाल किया जाए खाने में तो एक प्रकृति का बैलेंस बनेगा उससे, और जो चीजें हैं वो कम होंगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा फूड हैबिट्स को कंट्रोल करना, ठीक है, ये एक और जरूरी चीज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स। देखो, जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो 2-3 टाइप के होते हैं। जो उनकी डायमीटर होती है एयर पॉल्यूटेंट्स की, वो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक की होती है। 1 माइक्रोन के होंगे, 2.5 माइक्रोन के होंगे, 5.5 के होंगे और 10 माइक्रोन के होंगे। 10 माइक्रोन के बड़े होते हैं, 1 माइक्रोन के और 2.5 माइक्रोन के सबसे छोटे होते हैं। इन्हें हम लोग पीएम या पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के माध्यम से अंदर चले जाते हैं, ब्लड में मिक्स होके लंग्स में इंफेक्शन, किडनी में इंफेक्शन, शरीर में कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न करते हैं। इसीलिए सरकार इनको रोकने का काम करती है, पार्टिकुलेट मैटर को। एक से लेके इनको एरोसॉल भी कहते हैं, इनका एक दूसरा नाम एरोसॉल भी है। डीजल वाहनों से, कोयला जलता है, जितनी भी राख है, राख जिस चीज से भी बनेगी, राख एक पार्टिकुलेट मैटर ही है, पीएम ही है एक। तो ये हानिकारक है। आप इसको लिखो जरा, कणिकीय वायु प्रदूषक। कणिकीय वायु प्रदूषक ठोस पदार्थों के जलाने से प्राप्त होते हैं। ठोस पदार्थों के जलाने से प्राप्त होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर फाउंड बाय बर्निंग, ठोस एवं द्रव दोनों को लिखो। बाय बर्निंग सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, सामान्यतः इनका आकार अत्यंत छोटा होता है। जनरली देयर साइज वुड बी वेरी लेस, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक, फ्रॉम 1 माइक्रोन अप टू 10 माइक्रोन। सामान्यतः इनकी उत्पत्ति डीजल वाहनों, generally they produce from diesel vehicles, ताप बिजली घरों,
ताप बिजली घरों, थर्मल पावर स्टेशंस, लकड़ी, कोयला इत्यादि के जलने से होती है। लकड़ी, कोयला इत्यादि के जलने से होती है। एंड प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ wood coal etc. ठीक है। अच्छा, अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो पार्टिकुलेट मैटर की तो ये काम और करते हैं। ये देखो, दो तरीके से, ये तो है ही जो मैंने आपको बताया अभी तक। एक काम ये और करते हैं कि कोलाइडी कणों की, या इन इन ये कोलाइडी होते हैं एक प्रकार के, ये क्या करते हैं, ताप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ताप को एब्जॉर्ब करके ऊपरी वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से ये ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज भी करते हैं, क्योंकि किसी जगह का ताप बढ़ जाएगा, तापमान वृद्धि हो ही जाएगी। एक दूसरा काम ये क्या करते हैं कि अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में है तो सूरज से आने वाली जो किरणें हैं या रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको रोक लेते हैं, नीचे नहीं आने देते। तो ये भी एक प्रकार का प्रदूषण है। तो ये दो तरीके से प्रदूषण करते हैं, एक तो ताप को एब्जॉर्ब करके, दूसरे सोलर रेडिएशन को नीचे ना पहुंचने देने से। सतह पर नहीं पहुंच पाता, जिससे नीचे की सतह गर्म नहीं हो पाती। ऐसे जैसे ठंडे देश हैं, जैसे आपने देखा होगा यूरोपियन कंट्रीज में ठंड बहुत ज्यादा पड़ने लगी। कुछ देशों में ये देखा गया कि एक्सट्रीम जो कोल्ड है वो ज्यादा दिखी। उसका कारण एक्सट्रीम कोल्ड का यही भी है, एक पार्टिकुलेट मैटर्स, क्योंकि जो सोलर सन की जो किरणें हैं वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती। तो आप जरा लिखो इसमें। हमारे यहाँ पर इसीलिए भारत सरकार ने फ्लाई ऐश मिशन चलाया था। कोयला जलने से जो कोयले की राख है, इसे फ्लाई ऐश कहते हैं। इसको इकट्ठा करके सड़क वगैरह बनाना, सीमेंट इंडस्ट्री में इसका प्रयोग करना, ब्रिक्स बनाना, ये सब इससे चल रहा है। फ्लाई ऐश मिशन इसी से ही संबंधित है, जिससे इन कणों को वातावरण में या वायुमंडल में फैलने से रोका जा सके। तो आप इसको लिखो अगले पॉइंट में। सामान्यतः ये कण परावर्तन को बढ़ाकर, या सूर्य के प्रकाश के परावर्तन को बढ़ाकर, ऐसा लिखिए, सूर्य के प्रकाश के परावर्तन को बढ़ाकर पृथ्वी के एल्बिडो में, या ऐसा लिखिए, पृथ्वी के तो क्या, चलो लिखो एल्बिडो में वृद्धि कर देते हैं। एल्बिडो में वृद्धि करते हैं, यानी किसी के प्रकाश की जो परावर्तन की क्षमता है, किसी सतह की जो परावर्तन की क्षमता है प्रकाश को परावर्तित करने की, उसे उसका एल्बिडो कहते हैं। ये एल्बिडो को बढ़ा देते हैं, तो एल्बिडो में वृद्धि करते हैं। एल्बिडो में वृद्धि करते हैं। दे इंक्रीजेस द एल्बिडो, दे इंक्रीजेस द लेवल ऑफ एल्बिडो, जिसके कारण ग्लोबल कूलिंग की संभावना बनती है। जिसके कारण ग्लोबल कूलिंग की संभावना बढ़ती है। एंड ड्यू टू इट द ग्लोबल कूलिंग कुड बी इंक्रीज्ड, ग्लोबल कूलिंग कुड बी इंक्रीज्ड। इसीलिए जहां पर ज्यादा बड़े कारखाने होते हैं स्टील के और कोयले वगैरह के, वहां ऊपर धुंध छाई रहती है और नीचे तक जो प्रकाश है, प्रकाश की किरणें हैं सूरज के प्रकाश की, वो नहीं आ पाती नीचे तक, और इस तरीके से वहां
एक ठंडा मौसम बनने लगता है। ठीक है, ग्लोबल कूलिंग की संभावना इससे बनती है। हाँ मीशा जी बताइए। सर ये जो ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स होते होंगे सर, वो भी एल्बिडो इंक्रीज थोड़ी करते होंगे, वो तो एब्जॉर्ब कर लेते होंगे। एब्जॉर्ब करते हैं अगर वायुमंडल में नीचे हैं, तब तो वो नीचे एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो ग्लोबल वार्मिंग में पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। मतलब अगर वो नीचे होंगे वायुमंडल में तो पहले टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे, नीचे नहीं जाने देंगे। लेकिन चूंकि नीचे हैं तो ग्लोबल लेवल पर जो निचली सतहों का तापमान है वो बढ़ जाएगा, लेकिन ऊपरी सतहों के तापमान में कमी आएगी। अगर वो ऊपर ही हैं तो फिर ये और हानिकारक है। अगर मान लीजिए एरोसोल पार्टिकल्स 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ऊपर हैं, तो फिर ये ग्लोबल कूलिंग को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऊपर ही रोक लेते हैं उसको नीचे आने से, जो सोलर रेडिएशन है, और इस तरीके से ये परेशानी क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, कोई क्वेरी है और किसी की? बताइए, कोई क्वेरी है किसी की? अभी कुछ लिखा हुआ था, मेरा कैमरा कुछ गड़बड़ कर रहा है, मुझे नहीं पता, देखो क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है यहाँ। अरे बता दो, मेरा कैमरा तो दिक्कत नहीं कर रहा ना? नहीं सर, नो सही सर। ठीक है, नहीं ठीक कर है, रहा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अगले पॉइंट में, अगले पॉइंट से लिखना। इसमें बल्कि एक नोट करके डालना भी आपने सर्दियों में, सर्दियों की शुरुआत में स्मोक के बारे में काफी सुना होगा कि बीजिंग में, दिल्ली में, दिल्ली बल्कि काफी चर्चा में रहता है जब पराली जलती है। तो पराली जब जलती है उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके ऊपर कई अपनी गाइडलाइंस भी इशू की हुई हैं दिल्ली में पॉल्यूशन को लेके। हरियाणा पंजाब में पराली का जलना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली का जलना, तो पराली के जलने से यही कण उत्पन्न होते हैं और ये कण फिर वायुमंडल में मिल जाते हैं, वायुमंडल में मिल के पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं। देखो, जब सर्दियों के मौसम में मान लो दिन में जब बहुत ज्यादा जो वाष्प है, वाटर वेपर है, तो दिन में क्या होगा कि थोड़ा सूरज निकला है तो एवोपराइजेशन बढ़ जाता है, रात को एवोपराइजेशन संघनन होने लगता है, कंडेंसेशन बढ़ जाती है एवोपराइजेशन की, और वो भाप की जो बूंदें हैं वो जल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये कोलाइडी कण या ये पार्टिकुलेट मैटर उसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं, वाटर वेपर के साथ में बूंदों के रूप में नीचे आना शुरू हो जाते हैं। इसी को हम लोग स्मोक कहते हैं। फॉग और प्लस स्मोक दोनों मिलकर जब बनते हैं तब इस संरचना को हम लोग स्मोक कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें नोट करके लिखिए, हाल ही में पराली जलाने से, हाल ही में पराली के जलाने से दिल्ली में गंभीर प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, या एनसीआर में लिखना, बल्कि एनसीआर में गंभीर प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं ड्यू टू एग्रीकल्चर, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, the problems
the problems of pollution increases in NCR. इसीलिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ मिलकर पराली प्रबंधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पराली प्रबंधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। And so central government या government of India has started agriculture waste management program by the help of states. फ्लाई ऐश मिशन भी, फ्लाई ऐश FLYASH फ्लाई ऐश मिशन भी कणिकीय वायु प्रदूषकों के प्रबंधन से संबंधित है। कणिकीय वायु प्रदूषकों के प्रबंधन से संबंधित है। And also fly ash mission is related with particulate air pollutants too. Particulate air pollutants too. ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना इसमें कोयला आधारित ताप संयंत्रों में फ्लाई ऐश निकलती है। कोयला आधारित ताप संयंत्रों से लिखना, फ्लाई ऐश निकलती है। फ्लाई ऐश जनरेट फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशंस। इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड इनएट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम सिलिकेट, लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट आदि धातुओं के कण भी होते हैं। Also the particles of these metals ये श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। They produce the disease they produce the breathing disease, ऐसा लिखिए। ठीक है, बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? बताओ इसमें कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आई हो। देखो, एक नोट करके और लिखो, ये पार्टिकुलेट मैटर कभी कभी प्राकृतिक घटनाओं से भी निकलते हैं, जैसे ज्वालामुखियों के फटने से, ज्वालामुखी इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन से भी ये पार्टिकुलेट मैटर्स निकलते हैं। तो आप लिखो इसे, प्राकृतिक
कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी पार्टिकुलेट मैटर्स को उत्पन्न करती हैं। सम नेचुरल डिजास्टर्स या इंसिडेंट्स लिखिए, सम नेचुरल इंसिडेंट्स ऑल्सो जनरेट पार्टिकुलेट मैटर, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट एज वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से, बल्कि एक इसमें अगला पॉइंट क्या, हेडिंग डालो आप। यहां तक बताओ किसी के कोई बात ऐसी है जो समझ में ना आई हो तो पूछ लो, फिर मैं अगले टॉपिक पे इसी में ही चलता हूं आगे टॉपिक में। क्लियर है, आगे चले। मेरी आवाज आ रही है नहीं? हाँ सर आ रही है। यस सर। तो बोल तो देना चाहिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरी आवाज आपको आ रही है नहीं आ रही, सर जब मैं आपने बार बोलने बार के लिए मना पूछूंगा किया तो? था। अरे जब मैं बोलूं तब तो बोल दो। तो ठीक है मतलब सर। ये बदला लिया जा रहा है कि फर्जी रूप से बोलने के लिए मना कैसे किया गया? अब बोलेंगे ही नहीं। अरे जब मैं पूछूं तब तो मेरे यहाँ नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है, तो मुझे पता नहीं चलता। मैं पढ़ाता रहता हूँ, पता चला नेटवर्क में मैं तो हूँ और कोई है ही नहीं, मेरी आवाज तो पता ही नहीं चल पा रहा। चलिए नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखिए, वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषकों के प्रभाव लिखिए। इफेक्ट्स ऑफ या इम्पैक्ट लिखिए, बल्कि इम्पैक्ट होगा ना, इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, देखो सभी वायु प्रदूषक कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालते हैं और ये इम्पैक्ट हानिकारक होते हैं। अलग अलग प्रकार के इम्पैक्ट हैं गैसेस के, तो इन गैसेस के अलग अलग टाइप के इम्पैक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट या खतरनाक रूप से जो इम्पैक्ट करती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। तो आप लिखिए सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, देखो ये हवा से भारी होती है, गंधहीन गैस है, सभी वायु प्रदूषकों में ये सबसे ज्यादा होती है, लगभग 50% का इसी का योगदान है। जनरली ये क्या करती है कि ये हीमोग्लोबिन से अच्छे से क्रिया कर लेती है, पॉजिटिवली एक्शन करती है हीमोग्लोबिन के साथ में, और ब्लड के साथ मिक्स होके बॉडी के अंदर जाती है। जब हीमोग्लोबिन इसके साथ क्रिया कर लेता है तो ऑक्सीजन रिटेन नहीं कर पाता, हीमोग्लोबिन का ही काम है ऑक्सीजन रिटेन करने का। इससे ऑक्सीजन की शरीर में कमी होने लगती है और इंसान को पता भी नहीं चलता, कालांतर में मृत्यु हो जाती है उसकी। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, अभी अखबारों में भी पढ़ा होगा कि लोग अंगीठी जला के सोए और उनकी डेथ हो गई, या गैस गीजर से डेथ हो गई किसी की। ये काफी चर्चा में रहता है, रात को सर्दियों के मौसम में लोग गीजर वगैरह चला के सो जाते हैं या अंगीठियां वगैरह जला के सो जाते हैं, तो वो डेथ का कॉज बनता है। उसमें बेसिक कॉज कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसका, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिटेन फिर नहीं कर पाता ब्लड में, जिस वजह से आदमी का दम घुट जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और सच्चा ये इसमें सबसे खराब बात यह है कि आदमी को पता भी नहीं चल पाता। तो आप इसमें लिखना, यह है हवा से भारी, यह है हवा से भारी
तथा गंध एवं गंधहीन गैस है। हवा से भारी तथा गंधहीन गैस है। इट इज अ गैस हैवी फ्रॉम एयर and without odor यह प्राणियों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। It would be very harmful for the animals। सभी वायु प्रदूषकों में 50% का इसका योगदान है। 50% का इसका योगदान है। इन ऑल एयर पॉल्यूटेंट्स इट वुड बी अराउंड 50%। इसे दमघोंटू गैस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रैंगुलेटिंग गैस। यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। इट रिड्यूसेस द कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन आफ्टर मिक्सिंग विद हीमोग्लोबिन, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एंड ड्यू टू इट अ पर्सन डाइड। ठीक है, रविकांत जरा संदीप सर को कॉल कर देना कि वो 15 मिनट बाद आ जाएंगे। ठीक है, क्लास में। अगले पॉइंट से लिखना। देखो, उत्पन्न कब होती है? सभी औद्योगिक वाहनों से उत्पन्न होगी। औद्योगिक वाहनों से, इम्परफेक्ट बर्निंग, लकड़ी वगैरह, यहां तक कि सिगरेट के धुएं में भी होती है ये। तो आप लिखो, यह जीवाश्म ईंधनों, लकड़ी, कोयला आदि के जलाने से उत्पन्न होती है। इट प्रोड्यूसेस बाय फॉसिल फ्यूल। It produces by burning fossil fuel and by various coal and woods, by various type of coal and woods। ठीक है, फॉसिल फ्यूल से भी उत्पन्न होती है ये। वहां पे फॉसिल फ्यूल भी लिख लेना अगर ना लिखा हो तो, और कंटिन्यूएशन में लिखना, परिवहन के साधनों से यह सर्वाधिक रूप से उत्पन्न होती है। बाय ट्रांसपोर्टिंग मीन्स इट प्रोड्यूस मैक्सिममली। इसके पश्चात घरेलू ईंधन, जो ये चूल्हा जलाते हैं उससे। एंड आफ्टर दैट द होम कुकिंग एटसेट्रा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं?
कार्बन मोनोऑक्साइड को रोकने के लिए, क्योंकि परिवहन के साधनों में सबसे ज्यादा है ये, तो या तो इलेक्ट्रिक बसेस, कंप्रेस्ड नेचुरल सीएनजी से चलने वाली, एलपीजी से चलने वाली, या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ाकर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली गाड़ियां ये इस्तेमाल करके सरकार सरकार यही कर रही है। तो लिखिए, इस समस्या के निदान स्वरूप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वृद्धि करके, एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम we must increase the public transport the use of public transport, इलेक्ट्रिक बसें चलाकर, by introducing the electric buses, एलपीजी एवं सीएनजी से चलने वाले वाहनों के द्वारा। ये एलपीजी एवं सीएनजी के वाहनों को, एलपीजी एवं सीएनजी के वाहनों को ज्यादा प्रयोग करके, बाय मैक्सिमम यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी, एलपीजी एंड सीएनजी एटसेट्रा। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन नीति एवं हाल ही में भारत सरकार द्वारा लाई गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति एवं हाइड्रोजन को एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में विकसित करना, इस समस्या का निदान हो सकता है। ठीक है। Recently, government introduced the hydrogen fuel policy and electric vehicle policy could be a solution for this problem. ठीक है। बताओ इसमें क्या बात समझ में नहीं आई? जो नहीं आई हो उसे पूछ लो। बताओ, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। नेक्स्ट लिखना नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये हेडिंग डाल लीजिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है। देखो, जनरली जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट यौगिक है। प्लांट्स में नाइट्रोजन विभिन्न यौगिकों के रूप में पाया जाता है। ऐसे ही जैसे अमीनो एसिड्स के रूप में या पेप्टाइड्स के रूप में, ऐसे ही मानवों में भी अमीनो एसिड्स या पेप्टाइड्स के रूप में।
जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन को, तो इसमें से नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड भी उत्पन्न होते हैं। मैंने बताया जैसे ऊपर कि परा एसिटिल नाइट्रेट बनाने में इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका है। नाइट्रिक ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश के साथ क्रिया करके PAN बनाता है, जो कि ऑक्सीजन को के साथ क्रिया करके पैन, एक तो ये करता है ओजोन का निर्माण करता है, और दूसरा ये करता है, ये पैन एक हानिकारक पदार्थ है जो कि आंखों में इचिंग वगैरह उत्पन्न करता है बरसात के समय। अम्लीय वर्षा HNO3 की वजह से होती है, नाइट्रिक एसिड की वजह से होती है। तो ये 2-3 चीजें नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न करती है। ठीक है, चलो इसे कल करेंगे, यहां तक करते हैं। मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट एक तो कॉल करना है, और दूसरा आज एक शाम को मीटिंग है, तो यहां तक आप कर लीजिए। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल को नाइट्रिक ऑक्साइड और इसके बारे में कोई भी चीज है तो आप पढ़ के आ जाना, अब आपके पास जो भी रिसोर्स हो, और हम लोग इसको आगे शुरू करते हैं यहाँ से। कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। हाँ अंशिका जी। सर एक एडिटोरियल समझना था आज के न्यूज़पेपर का। कौन सा? इम्पास इन लद्दाख। हिंदू में है, एक्सप्रेस में? एक्सप्रेस। अशोक कुमार मेहता जी का। हाँ बताओ, इसमें क्या समझना है? सर समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आया है पढ़ के। ये चुशूल वाला मामला समझा रहे होंगे, ये मैंने तो पढ़ा नहीं देखो अभी ये, लेकिन ये यही कह रहे होंगे जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इसको देख के। एक्चुअली कुछ हम लोगों ने हाइट्स को दिया था, कुछ चाइना से लिया था, कुछ उनसे ले लिया था, दे दिया था उनको, मतलब कुछ एरियाज हमने छोड़ दिए थे जब एग्रीमेंट बीच में दोनों के साइन हुआ था। तो कुछ एरिया का आदान प्रदान कर लिया। आदान प्रदान क्या कि वो कुछ एरिया से पीछे हट गए थे, हम लोग कुछ एरिया से पीछे हट गए थे। ये जो होंगे इन्होंने ये कहा होगा इसमें कि हम लोगों ने वो गलत किया, उन एरिया से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए था क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज थे। और एक तो ये कहा होगा इन्होंने, दूसरा ये कहा होगा इन्होंने कि अगर पीछे हटना एक रिकॉग्निशन देना हुआ चाइना को भारत के क्षेत्रों के ऊपर, तो एक इनका ये इसमें होगा। अब बाकी तो इसमें जो ऐसी बात हो जो समझ में नहीं हो वो आप मुझे बता दो, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है सर, एक बार मैं दोबारा पढ़ के आपसे नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी। देखो ये ग्रीन हाइड्रोजन चैलेंज ये भी दिया हुआ है इसमें, अभी जो इसको मैं पढ़ा रहा था, इंपॉर्टेंट है ये ग्रीन हाइड्रोजन चैलेंज। श्वेता रवि कुमार और पारुल बख्शी का आर्टिकल है ये, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बाकी और तो नहीं है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, कोई क्वेरी है किसी की पूछ लीजिए। हाँ जी बोलिए, क्या क्वेरी है? सर जो डेजर्ट होते हैं वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड ही क्यों होते हैं, ये बता दीजिए। कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट साइड में, वेस्टर्न साइडों में, एक इसमें और भी रीजन है। अच्छा बताओ क्यों होते हैं? आपको तो मैंने पढ़ाया है ये, कई लोग हैं पुराने क्लास में और मैंने पढ़ाया है उन्हें। अमीशा बताओ। सचिन आप बता रहे थे। बता दो सर। ईस्ट से वेस्ट जो मतलब मॉनसून होता है ना, वो ईस्ट से वेस्ट तक आते आते खत्म हो जाता है, इसलिए वेस्ट पे मॉनसून मतलब कह सकते हैं वो विंड्स जिसमें मॉनसून है, मतलब मॉइस्चर कैरिंग विंड्स। ईस्टर्लीज, हाँ। ट्रेड विंड्स। एक कारण तो ये है जो इन्होंने बताया अभी सचिन जी ने, कि ये मिलेंगे तो जरूर वेस्ट साइड में, लेकिन ये उस क्षेत्र में मिलेंगे जहां ईस्टर्लीज चलती हैं, पूर्वा पवनें चलती हैं। पूर्वा पवनें किस क्षेत्र में चलती हैं? 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक के बीच में चलती हैं।
तो दोनों लैटिट्यूड्स में दोनों तरफ, दोनों हेमिस्फीयर में 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में इसलिए विकसित हुए डेजर्ट, क्योंकि पूरब की ओर से आएंगी, पूर्वी भाग में बारिश करेंगी, पश्चिमी सूखा रहेगा। एक कारण तो ये है। एक दूसरा कारण इसका ये है कि कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर कोल्ड विंड्स, कोल्ड स्ट्रीम्स मिलती हैं या कोल्ड करंट मिलती हैं। कोल्ड करंट तटों के क्षेत्र के तापमान को गिरा देती हैं, वाटर वेपर एवोपराइजेशन होता नहीं है, जिसकी वजह से वहां मॉइस्चर जनरेट नहीं होता, बारिश होती नहीं है, तो डेजर्ट डेवलप हो जाते हैं। ये दो कारण है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए हेलो? ठीक है। हाँ ठीक है जी सर। सर जैसे पैटागोनिया डेजर्ट जो है ये आपका क्या ना साउथ अमेरिका में, उसके हाँ। पीछे तो क्या नाम है, एंड्स माउंटेन भी कारण है ना?